हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और अभी हम हैं एडवोकेट आशीष गोडमगांवकर सर के साथ, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्लीडर हैं यहाँ के। तो उनसे हम जानकारी लेंगे कि क्रिमिनल साइड किस तरह से चलती है। आशीष सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने डीजीपी होने के बावजूद भी हमें थोड़ा समय दिया इसके लिए। इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नांदेड़ शहर में और ख़ास करके नांदेड़ जिला सरकारी वकील कार्यालय में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने भी मुझे मौका दिया तो आई एम वेरी ईगर टू इंटरेक्ट विथ यू, क्योंकि इसके वजह से मुझे भी कुछ नए एंगल्स प्रैक्टिस के मालूम पड़ेंगे। इसी विचार से मैं आपके सामने बैठा हूँ। यस सर। सर, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा पहले कि बेल एप्लीकेशन किस तरह से फाइल होती है, क्या प्रोसीजर है यहाँ पे? एक्चुअली बेल एप्लीकेशन का कोई फॉर्मेट नहीं होता। एक जैसे हम लोग स्कूल में एक एप्लीकेशन लिखते हैं, उसी तरीके से भी बेल एप्लीकेशन दिया जाता है, मगर फॉर्मेट इज़ मेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट। अब फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट में उसको एक तरीका दिया है कि स्टार्टिंग में अपने को एप्लीकेंट का नाम देना है, फिर जो पुलिस स्टेशन का बेल क्राइम है उस पुलिस स्टेशन का नाम देना है, और इन सब बातों को कंट्रोल करने वाला स्टेट है, इसलिए वी मेक स्टेट पार्टी। उसके बाद में हमको इन्फॉर्मेशन देना होता है कि व्हाट आर द चार्जेस। और उसके बाद में हमको ये कहना पड़ता है कि वेदर इट इज़ अ रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल। उसके बाद में एफआईआर के कंटेंशंस क्या है और आपका कंटेंशन क्या है। यू हैव टू से हाउ यू आर इनोसेंट फ्रॉम द क्राइम एंड दोज आर द ग्राउंड्स फॉर योर बेल। दिस इज द वे ऑफ फाइलिंग बेल एप्लीकेशन। ओके सर, ये जो बेल एप्लीकेशन फाइल होता है तो फाइल करने के दिन से अंदाजन ये कितने टाइम फ्रेम में डिस्पोज ऑफ हो जाता है? हाँ जी, बेल एप्लीकेशन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है रेगुलर बेल, जिसमें एक्यूज यानी कि आरोपी, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं मुझे, अरेस्टेड है। हाँ, उसके अरेस्ट के बाद जो होता है दैट इज़ अ रेगुलर बेल। और जो अरेस्ट अवॉइड करना चाहता है वो फाइल करता है एंटिसिपेटरी बेल। एक्चुअली देर इज़ नो टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द बेल एप्लीकेशंस। मगर अभी एक गैजेट आया है, एक कोर्ट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और हाई कोर्ट ने मिलके एक गैजेट तैयार किया, जिसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि फाइनल हियरिंग के बाद, यानी कि बेल एप्लीकेशन समझो 1 तारीख को दाखिल हुआ, पुलिस का से आया, दोनों पार्टीज का आर्गुमेंट 7 तारीख को अगर कंक्लूड होता है, दिस इज ओनली एज एग्जांपल, हाँ, अगर 7 तारीख को तय होता है तो उसके बाद 3 दिन के अंदर कोर्ट ने जजमेंट देना चाहिए। सो दैट वुड, इन अदर वे आई कैन से दैट कि 3 days इज द लिमिट फॉर डिसाइडिंग द बेल एप्लीकेशन आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेशन फाइनली। ओके। दूसरा सर, ये जो रिवीजन एप्लीकेशन फाइल होते हैं जो लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इशू ऑफ समन्स कहिए, उसके बारे में जो आते हैं, तो वो उसका डिस्पोजल का टाइम क्या है अंदाज़ा? एक्चुअली इश्यूज दोनों भी ट्रायल में होता है, सिविल ट्रायल में भी होता है, क्रिमिनल ट्रायल में भी होता है। मगर सिविल ट्रायल में इश्यूज को चैलेंज करने का कोई प्रावधान नहीं है, वेर सिविल में है। मगर सिविल में चैलेंज करने के लिए उसको रिवीजन फाइल करना पड़ेगा, और रिवीजन का जो है ज्यूरिडिक्शन जो है हाई कोर्ट का है, तो उसका प्रोसीजर यू विल हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम एनी एडवोकेट लॉयर। ओके। दूसरा मैं पूछना चाहूँगा कि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन जो फाइल होते हैं, फॉर एग्जांपल जेएमएफसी के यहाँ केस चली और वहाँ पे किसी को कन्विक्शन मिला, तो वो जो केसेस अपील होते हैं हमारे सेशंस कोर्ट में, उसका एक अंदाजन डिस्पोजल का क्या टाइम फ्रेम है अंदाज से? There is no time frame for that. The only thing is that the court considers that the accused is in jail. If the accused is in jail, whether during trial, if he is in during trial, he is called under trial, and if he is after the judgment, then he will be called convict. Convicted accused के अपील को प्रेफरेंस देने का कोई प्रोविजन नहीं अपने पास। अच्छा। मगर अंडर ट्रायल का जो केसेस है उसके प्रायोरिटी से लेना चाहिए, ऐसा बहुत बार हाई कोर्ट ने कहा है, मगर उसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ओके
सर दूसरा ये पूछना चाहूँगा कि जो सेशन ट्रायबल केस होते हैं एक्सक्लूसिवली ट्राइड बाय सेशंस कोर्ट, उसका कोई एक टाइम फ्रेम है अंदाजन से? सेशन ट्रायल में दो डिवीजन है. वन इज सेशन केस, दैट इज रेगुलर सेशन केस. अदर इज स्पेशल केस. तो टाइम का प्रावधान सेशन केस में नहीं है, मगर जो टाइम का प्रावधान है वो स्पेशल केसेस में है, मगर अलग के अलग स्पेशल केस में अलग अलग है. आई वी कैनॉट एलाबोरेट एवरीथिंग लाइक नाउ. जैसा कि एनडीपीएस है, जैसा कि एट्रोसिटीज है, जैसा कि मोका है, जैसा कि एंटी करप्शन है, इन सभी स्पेशल केसेस में केस चालू होने के बाद कितने दिन में समाप्त होनी चाहिए उसका प्रावधान है. अच्छा सर, एक बेल के बारे में एक में पूछना था मुझे, मैं पहले ही पूछने वाला था कि जब बेल फाइल होता है डिपार्टमेंट में, तो उसका असाइनमेंट जो होता है जज साहब के पास, तो वो किस तरह से होता है? इन सम स्टेशंस देर आर मल्टीपल जजेस ऑफ सेम कैटेगरी. जैसे कि सेशन केस है, अब सेशन केस चलाने वाले, ट्राई करने वाले और सेशन केस के बेल एप्लीकेशन हियरिंग करने वाले, अगर जजेस नंबर एक से ज़्यादा हो, देन द बेल एप्लीकेशन विल बी अलॉटेड एज पर रोटेशन. ओके. हाँ, ऐसा कोई एक मतलब एक महीने के लिए एक ही कोई जज साहब है जो बेल हियर करेगा, ऐसा कुछ है? दैट सिस्टम इज अडॉप्टेड डिफरेंटली इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज. इन सम डिस्ट्रिक्ट्स इट इज लाइक दैट कि 1 से 30 तारीख तक एक जज देखेगा, दूसरे 1 से 30 तारीख तक दूसरा जज देखेगा. एट सम टाइम्स ऐसा है कि नंबर 1 बेल एप्लीकेशन विल गो टू नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट जज, नंबर 2 एप्लीकेशन विल गो टू नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट जज, नंबर 3 विल अगेन गो टू थर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, एंड फोर्थ अगेन फर्स्ट. यानी कि जितने जजेस है और जितने केसेस है, दैट विल बी रोटेटेड एज पर रोटेशन. सर नांदेड़ में कैसा सिस्टम है ये असाइनमेंट का? नांदेड़ में मंथली बेसिस पे है. अच्छा. मगर वो कुछ वजह से हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ने तय किया है कि अभी वो मंथली के बजाय उन्होंने क्या किया कि बाय ऑर्डर वो किसको असाइन करना है, दैट ऑर्डर इज पास्ड ऑन एवरी लास्ट डेट ऑफ मंथ. ओके. सर ये 138 केसेस का क्या क्वांटम है ओवरऑल अपने यहाँ पे? Quantum 138 case are very actually not related with my office. 138 has a jurisdiction in lower court where I don't work. Okay. Therefore, I am very sorry to say that I cannot say about any quantum No problem. regarding 138. सर एंटी करप्शन केसेस के लिए कोई सेपरेट कोर्ट है सेशंस कोर्ट में? All special cases जैसे कि आपने बोला एंटी करप्शन केस, मोका केस, एट्रोसिटीज केस, जब ये केसेस चलाए जाते हैं तो दैट इज अ स्पेशल केस एंड दैट जज बिकम्स स्पेशल कोर्ट. ओके. सो बाय डिफॉल्ट. अच्छा, मतलब एक उनको वो केस के लिए वो दैट बिकम्स अ स्पेशल कोर्ट. ओके. बट आई विल लाइक टू एलैबोरेट दैट फॉर पोस्को देयर इज अ स्पेशल जज स्पेशल एट माय स्टेशन एट नांदेड़. सर ये जो बेल और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है, क्या ये इंग्लिश में फाइल कर सकते हैं यहाँ पे? एक्चुअली द प्रिंसिपल इज रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के लिए कुछ प्रावधान है. रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में क्या है कि एवरी स्टेट अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो हर स्टेट में क्या होता है कि वो स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है उसमें एविडेंस देने का प्रोविज़न है. मगर ये सुविधा है कि अगर आप बेल एप्लीकेशन मराठी में देना चाहो आप दे सकते हो, अगर आप दूसरी किसी लैंग्वेज में देना चाहते हो तो फिर आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, और अगर आप किसी और लैंग्वेज में बेल एप्लीकेशन देते हो तो यू विल हैव टू ट्रांसलेशन ऑफ इट आइदर मराठी और इंग्लिश. ओके. सर दूसरा ये एक था कि आर्ग्यूमेंट्स इंग्लिश में कर सकते हैं यहाँ पे या मराठी में ही करनी पड़ती है? नहीं, दैट इज चॉइस ऑफ क्लाइंट, चॉइस ऑफ लॉयर. ओके. सो इंग्लिश में भी हो सकता है? कोर्ट विल नॉट इंसिस्ट यू अपॉन इन विच लैंग्वेज यू हैव टू आर्ग्यू. ओके. सर एक क्वेश्चन ऐसा है मेरा कि जब भी 138 केस में इशू प्रोसेस होता है तो वो इशू प्रोसेस को भी सेशंस कोर्ट में आके रिवीजन में चैलेंज कर सकते हैं. अभी उसमें इफ समबडी द अदर पार्टी इज नॉट फ्रॉम नांदेड़ या अदर पार्टी इज नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर एग्जांपल, तो उस समय उसे जो भी अपना कहना रखना है कोर्ट के सामने ऑब्वियसली थ्रू हिज एडवोकेट, तो क्या वो व्यक्ति
वो जहाँ रहता है, फॉर एग्जाम्पल वो दिल्ली में रहता है, ऐसा समझते हैं 1 मिनट। अब मुझे मेरे ख्याल में हाँ, डू यू वांट टू से इफ नांदेड़ कोर्ट्स पास ऑर्डर ऑफ इश्यू प्रोसेस अगेंस्ट अ पर्सन फ्रॉम दिल्ली, so do you want to ask that whether Delhi person can challenge it in Nanded only or at any other place? वो तो है ही, हाँ। प्लस जो प्रोसीडिंग्स आएंगे तो क्या वो नोटराइज प्रोसीडिंग भेज सकेगा, वो मुझे पूछना था सर। He can file revision notarized petition, but he has to engage a lawyer. हाँ, बट दैट इज पॉसिबल। Whatever material he is sending for the consideration of honorable court, those has to be presented by some lawyer, यस and the lawyer has to identify the signature of the client. यस यस, दैट इज 100% करेक्ट। सर अभी ये मुझे जानना था कि एविडेंस चलता होगा सेशन हाँ। केसेस में, चलते तो उसमें लोकल लैंग्वेजेस जो है, कि समझो ट्राइबल कोई 1-2 लैंग्वेजेस है यहाँ पे, तो उसमें चलता है तो इंटरप्रेटर वगैरह होते हैं, क्या होता है उस समय? एक्चुअली सेशन केस में रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस 2 लैंग्वेज में होता है, एक लोकल लैंग्वेज जो विटनेस को अंडरस्टैंडेबल है, दूसरा अदर इज इंग्लिश, क्योंकि सेशन कोर्ट में जो भी आउटकम होगा दैट इज अपीलेबल बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो वहाँ जो लैंग्वेज चलता है उसके हिसाब से इंग्लिश में भी रिकॉर्डिंग होता है और मराठी में भी रिकॉर्डिंग होता है। अगर कोई विटनेस हु डज नॉट अंडरस्टैंड मराठी, तो उसका जो कोई भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के ट्रांसलेटर को कोर्ट अपॉइंट करता है और उसके माध्यम से फिर एविडेंस रिकॉर्ड होता है। द विटनेस विल गिव एविडेंस इन his or her own language, the interpreter will translate it into Marathi for the sake of court. ओके, और सर ये इंटरप्रेटर्स समझो, आई एम जस्ट आस्किंग, थोड़ा सा आगे जाके सोच रहा हूँ कि सपोज कोई एक ट्राइबल लैंग्वेज बोल रहा है, वो भी गोंदी और मे बी उसमें, तो उस वक्त इंटरप्रेटर कहाँ से आता है? जो कोर्ट के ही है हमारे वो है, या अलग से नया लाया जाएगा? It is as per requirement. If the lawyer acquainted with the said language is available at Nanded, he will be appointed from Nanded. Okay. If he is not available at Nanded, he will be called from where he is available. ओके। दूसरा सर, ये साइबर क्राइम के जो केसेस हैं उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? कहाँ लॉज हो रहे हैं, कहाँ पे ऑफिस है इनका लॉज होने का नांदेड़ के? नांदेड़ में एसपी ऑफिस में साइबर विंग है, वहाँ पे जाके साइबर क्राइम के बारे में कंप्लेंट फाइल किया जाता है। और देर इज अदर मोड टू फाइल कंप्लेंट इज दैट देर इज अ लिंक दैट इज अवेलेबल ऑन गूगल, कि अगर आप उसमें अगर फाइल करते हो ऑनलाइन कंप्लेंट, तो दैट ऑनलाइन कंप्लेंट अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि कहाँ पे वो घटना हुई है, अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ एक्शन इट विल बी रेफर टू द लोकल पुलिस स्टेशन एंड लोकल पुलिस विल contact the complainant and investigate the matter. ओके सर, एक मुझे अभी एक सवाल जो पूछना है कि 498 केसेस का कोई क्वांटम है अपने यहाँ? नांदेड़ कोर्ट में, सेशन कोर्ट में सेशन कोर्ट अभी 498 एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकेंगे, मगर कम से कम सेशन कोर्ट में नांदेड़ के अराउंड अबाउट 500 से ज़्यादा केसेस अबाउट 498 पेंडिंग है। ओके सर, अभी एक बहुत जनरल सवाल पूछना चाहूँगा कि इतने बरस का आपकी ये प्रैक्टिस है, आप डीजीपी भी हो, तो उसके लिए यू मस्ट बी एनकाउंटरिंग मल्टीपल केसेस। यस। तो ऐसी एक कोई केस विदाउट एनी नेम्स एंड एनीथिंग, कि एक आपको एक रह गई आपके दिमाग में कि अच्छी केस हो गई है, ऐसी कोई एक सर कहाँ बताइए? आपके मालूमात के लिए कहता हूँ, नांदेड़ इज अ डिस्ट्रिक्ट प्लेस and there are many talukas in Nanded district, and for the sake of convenience of client, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नांदेड़ के सिवाय 4 प्लेस पे सेशन कोर्ट एस्टेब्लिश किया है। उसमें से एक प्लेस है भोकर, दूसरा है बिलोली, तीसरा है मुखेड़ और चौथा है कंधार। इन चारों प्लेस में से एक प्लेस है भोकर, जहाँ पे एक 5 या 6 साल के बच्ची को रेप करके नदी में फेंक दिया था। द एक्यूज वाज सर्वेंट ऑफ द फादर ऑफ द डिसीज्ड। ओके, तो वो ट्रायल जो है 3 महीने के अंदर चला, उसमें एंटायर एविडेंस वाज रिकॉर्डेड और आउटकम इज दैट उसमें कैपिटल पनिशमेंट हुआ, आरोपी को जो है
फांसी की सज़ा सुनाई गई। वो मुझे बहुत जहन में, क्योंकि इट वॉज ट्राइड वेरी फास्ट, उसका चार्जशीट भी बहुत जल्दी समय पे आया और कोर्ट ने बहुत समय देके उसको जल्दी ख़त्म किया। वो इसीलिए मुझे वो ध्यान में है केस। मतलब प्रॉब्ली 3 महीने में काफी फास्ट डिस्पोजल 3 महीने में कैपिटल पनिशमेंट का मेरे ख्याल से कोई एग्जाम्पल मेरे नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट्स में तो नहीं है। तो आशीष सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें अच्छी जानकारी दी क्रिमिनल साइड किस तरह चलती है नांदेड़ में, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हूँ। आर्गूमेंट का तो बहुत एक्सपीरियंस है, मगर इंटरव्यू का इट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपने जो सवाल पूछे हैं शायद अच्छे अच्छे लोगों को भी ये कभी जहन में ना आए, और आपने जो सवाल पूछे हैं उसमें से हमको आगे कहाँ करेक्शन करना है ये भी पता चल रहा है। तो मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर।